नमस्कार, मैं डॉक्टर चारू इंदिरा आईवीएफ के अल्वर सेंटर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि अनियमित माहवारी के बारे में। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है कोविड यानी कि कोरोना के बारे में। कोरोना क्या है, इससे कैसे बचना है, इसके बारे में हम सभी लोग अच्छे से जान चुके हैं। लेकिन इस समय की महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी हमारा देश जो कोरोना वैक्सीन है उसके थर्ड फेज के ट्रायल में है। यानी कि उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हमारे देश में भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम लोग इतने समय तक संयम से रहे, हम लोग ने मास्क का इस्तेमाल किया, दूरी बना के रखी, इसी तरीके से कुछ और समय अगर हम लोग संयम के साथ ये सारे जो हम लोग के बचाव के साधन है ये अपना के रखेंगे तो शायद आगे भी इस महामारी से बच पाएँ और इस देश के लिए अपना योगदान कर पाएँ। अब बात करेंगे आज के टॉपिक यानी कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि महामारी की शुरुआत कब होती है, सही एज क्या है महामारी शुरू होने की। तो भारतवर्ष में महामारी शुरू होने की जो एवरेज एज है वो 12 से 13 साल के बीच है। लेकिन आजकल के बदलते लाइफस्टाइल के कारण जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बच्चों में जंक फूड की हैबिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बच्चों का जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब बच्चे एक्टिव रहना कम पसंद करते हैं, भाग दौड़ कम करते हैं। ऐसे में चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रही है और इन सब के चलते अब 9 से 10 साल की उम्र में भी बच्चों में महामारी की शुरुआत देखी जा रही है। तो अगर किसी बच्ची में 13 साल की उम्र तक भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जो माहवारी है, माहवारी आने के 2 से 3 साल पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है और इसके 2-3 साल बाद में माहवारी आनी शुरू होती है। तो अगर किसी बच्ची में 13 साल की उम्र तक भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट के कोई साइंस नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर के परामर्श लेना चाहिए। और अगर किसी बच्ची में 15 साल तक भी माहवारी शुरू नहीं हुई है, तो ज़रूर से डॉक्टर से मिलके अपनी जाँचें करानी चाहिए। तो ये तो बात रही कि नॉर्मल एज क्या होती है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल साइकिल क्या होती है, मतलब एक नॉर्मल माहवारी क्या होती है, किसी कहते हैं कि ये नॉर्मल साइकिल है। तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है माहवारी का, जो नॉर्मल साइकिल की लेंथ होती है वो 21 से 35 दिन की होती है। यानी कि अगर किसी महिला की माहवारी 21 से 35 दिन में आ रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर माहवारी 21 दिन से पहले आ जाती है या फिर 35 दिन के बाद आती है तो ये इरेगुलर साइकिल्स कही जाएंगी। अब ड्यूरेशन क्या रहती है नॉर्मल, तो जो माहवारी है वो नॉर्मल 3 से 7 दिन तक चलती है। अगर माहवारी 2 दिन या इससे कम चल रही है या बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही है तो इसे हम लोग हाइपोमेनोरिया कहते हैं। अब अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब अगर किसी महिला को ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक साथ 2 पैड लगाने पड़ रहे हैं या हर घंटे पैड बदलने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर ब्लीडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लॉट्स आ रहे हैं, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से सडन ब्लीडिंग हो रही है जिसे हम लोग फ्लडिंग कहते हैं, या ब्लीडिंग के चलते किसी महिला का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है यानी खून की कमी आ रही है, या फिर ब्लीडिंग 7 दिन से अधिक चल रही है, तो इन सब को हम लोग मेनोरेजिया कहते हैं। तो हाइपोमेनोरिया या मेनोरेजिया दोनों ही कंडीशंस में आपको डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। तो ये एक बात हुई नॉर्मल साइकिल की। अब माहवारी आती कैसे है, तो बॉडी में क्या फैक्टर्स हैं जो माहवारी को कंट्रोल करते हैं। तो महिला के दिमाग में 2 ग्रंथियां होती हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो पिट्यूटरी पे इफेक्ट डालते हैं और ये जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं ये महिला की अंडाशय यानी कि ओवरी पे असर डालते हैं। अब ये ओवरी के अंदर हर महीने एक फॉलिकल ग्रो होना शुरू होता है। ये फॉलिकल जब 18 से 20 मिलीमीटर साइज का पहुंच जाता है तो इस समय ओवरी में ओवुलेशन होता है, यानी कि फॉलिकल में से एक अंडा रिलीज होता है। ओवुलेशन के 14 दिन बाद में माहवारी आती है। ओवुलेशन के बाद कुछ चेंजेस होते हैं हार्मोन्स के, जिससे कि जो यूट्रस की लाइनिंग है यानी कि जो बच्चेदानी की अंदरूनी परत है
उसमें चेंजेस होने शुरू होते हैं और ओव्यूलेशन के 14 डेज के बाद में माहवारी आती है। तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एक महिला का हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरी और जो यूट्रस है, इन चारों का प्रॉपर फंक्शन करना ज़रूरी होता है। कभी कभी जब अगर किसी महिला में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर किसी महिला में कोई क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे कि कोई लीवर की बीमारी है या किडनी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है पुरानी, या फिर कोई कैंसर से ग्रस्त है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या कोई महिला बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करती है, या महिला में डाइटरी डिफिशियंसीज हैं, मतलब डाइट आहार अगर प्रॉपर नहीं ले रही है जिसके कारण न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज हो रही हैं, तो ऐसे में इन सब का असर हाइपोथैलेमस पे पड़ता है। और हाइपोथैलेमस में जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है तो इससे माहवारी अनियमित हो सकती है या पूर्णतः रुक भी सकती है। इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, प्रोलैक्टिन। तो ये जो प्रोलैक्टिन है, अगर जैसे पिट्यूटरी में कभी कभी सूजन हो जाती है तो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण से माहवारी रुक सकती है। इसी तरीके से थायराइड हार्मोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नियमित माहवारी को आने में। जो ज़्यादा कॉमन कंडीशन देखी जाती है वो है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो ठीक ढंग से अगर फंक्शन नहीं कर रही है तो थायराइड हार्मोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, जिससे कि पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। अब बात करते हैं एज के हिसाब से क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसके कारण जो माहवारी है वो अनियमित हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्यूबर्टल एज की, मतलब जब किसी लड़की में माहवारी शुरू होती है, युवावस्था के दौरान क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब भी किसी लड़की में माहवारी शुरू होती है उस समय बॉडी का जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो उस बच्ची का जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, ओवरी है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ये जो एक्सिस है ये अभी मैच्योर हो रही होती है, तो इसमें कुछ समय लगता है। इसलिए जो शुरू के 3-4 साल हैं उसमें माहवारी का अनियमित होना बहुत ही कॉमन है। शुरू की जो एक लड़की में जो माहवारी है उसके जो नॉर्मल साइकिल की लेंथ होती है वो जनरली 21 से 45 दिन की होती है। लेकिन अगर किसी बच्ची में माहवारी 21 दिन से जल्दी आ रही है या फिर 45 दिन से ज़्यादा का समय ले रही है, या फिर कभी भी माहवारी 3 महीने से ज़्यादा रुक जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। साथ ही अगर किसी बच्ची में माहवारी बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इससे जो है उसमें खून की कमी हो रही है, तब भी डेफिनेटली डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए और जांचें ज़रूर करानी चाहिए। अब बात करते हैं पेरीमेनोपॉजल ग्रुप की, यानी कि वो महिलाएं जिनकी उम्र 40 के आसपास की है। इस उम्र की जो महिलाएं हैं इनमें जो ब्लीडिंग इरेगुलरिटीज अगर होती हैं, यानी कि अगर माहवारी अनियमित है या ज़्यादा माहवारी हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यानी कि बच्चेदानी की अंदरूनी परत की सूजन और एंडोमेट्रियल कैंसर, इन दोनों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस उम्र के कॉमन कारण हो सकते हैं माहवारी में अनियमितता के। तो इस इन कंडीशंस में अल्ट्रासाउंड और एंडोमेट्रियल बायोप्सी मतलब जो बच्चेदानी की अंदरूनी परत है उसकी एक परत की जांच को हम लोग बायोप्सी के लिए भेजते हैं। तो ये दोनों जांचें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कभी कभी हिस्टोस्कोपी की भी मदद ली जाती है डायग्नोसिस को बनाने में। तो अगर इस एज पे किसी महिला को अनियमित माहवारी है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली डॉक्टर से परामर्श लें ताकि सही समय पे सही इलाज संभव हो सके। अब बात करेंगे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब वो महिलाएं जिनमें अभी प्रजनन की क्षमता है, यानी 20 से 40 साल की जो उम्र है उन महिलाओं में क्या कारण है। तो इन महिलाओं में जो कॉमन कारण होते हैं पीरियड की अनियमितता के, उनमें है पीसीओडी, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियल पॉलिप, एंडोमेट्रियोसिस और या फिर जो यूट्रस के इन्फेक्शंस हैं वो, ये सारे कॉमन कारण हो सकते हैं। तो अब एक एक करके इन कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। अगर किसी महिला में पीसीओडी है
तो पीसीओडी एक बहुत ही कॉमन कारण है जिसमें कि महिला को माहवारी रुक रुक के या चढ़ चढ़ के आती है। तो अगर किसी महिला को माहवारी चढ़ चढ़ के आ रही है और उसका साथ ही वजन ज़्यादा है, चेहरे पे अनचाहे बाल हैं, शरीर पर अनचाहे बाल हैं, तो ऐसे में पीसीओडी की समस्या हो सकती है। मैंने अपने पहले वीडियो में पीसीओडी के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया था। पीसीओडी एक कंडीशन है जिसमें ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या होता है कि ओवरी में नॉर्मली एक फॉलिकल ग्रो करना चाहिए और ये फॉलिकल जब 18 से 20 मिलीमीटर पहुंच जाता है तो इसमें ओवुलेशन होकर एक अंडा निकलता है। लेकिन पीसीओडी की कंडीशन में बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ ग्रो करने लगते हैं, जिसके कारण से कोई भी एक फॉलिकल अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाता और ओवुलेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण से माहवारी अनियमित हो जाती है। तो अगर किसी महिला में पीसीओडी है तो उन महिलाओं को अपने वज़न पे खास ध्यान देना चाहिए। अगर उनका वज़न ज़्यादा है और वो अपना वज़न 10% भी कम कर लेते हैं तो ऐसे में नॉर्मल ओवुलेशन कभी-कभी अचीव हो जाता है। अब अगर बात करें फाइब्रॉइड्स की, तो फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियल पॉलिप, तो इसमें क्या होता है कि अक्सर महिलाओं को माहवारी बहुत ज़्यादा आती है और पेट में दर्द होने की समस्या भी हो सकती है साथ में। तो ये जो फाइब्रॉइड है ये भी कभी-कभी इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। अगर ये फाइब्रॉइड आपकी एंडोमेट्रियम की परत के पास में है या एंडोमेट्रियम की परत को अंदर धकेल रहे हैं या कभी-कभी जो बच्चेदानी की परत है उसके अंदर भी फाइब्रॉइड आ सकता है या एंडोमेट्रियल पॉलिप हो सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में बच्चा लगने में प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर इन फाइब्रॉइड का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है यूट्रस के अंदर तो कभी-कभी ये एबॉर्शंस का कॉज भी होते हैं। तो अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है, तो डेफ़िनेटली अपना डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना अल्ट्रासाउंड कराएँ, जिससे कि इस कंडीशन को हम लोग रूल आउट कर सकें। फिर जो तीसरी कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस को आम भाषा में लोग खून की गांठें, जिसको कहते हैं कि पेट के अंदर खून की गांठें बन गई, इस तरीके से भी लोग इसको डिफाइन करते हैं आम भाषा में। तो अगर किसी महिला को माहवारी शुरू होने से पहले, माहवारी के दौरान और माहवारी के बाद भी पेट में दर्द बना रहता है, तो ऐसे में एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें कि जो एंडोमेट्रियम यानी कि जो बच्चेदानी की अंदरूनी परत है वो बच्चेदानी से के बाहर भी कहीं पेट में डेवलप होने लगती है। तो ऐसी कंडीशंस में भी इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है और अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो रही है और आप माँ बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब कभी-कभी जो होता है कि माहवारी के बीच में स्पॉटिंग दिखाई देती है, मतलब माहवारी आ गई उसके बीच में कभी भी धब्बे दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर साथ में सफ़ेद पानी की शिकायत है या महिला को पेट में नीचे के हिस्से में दर्द बना रहता है, तो इसका मतलब है कि महिला को नीचे यूट्राइन इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसे पीआईडी कहते हैं, ये हो सकता है। तो जो पीआईडी के कॉमन कारण भारत में हैं, उनमें क्लेमाइडिया, गोनोरिया और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी भी एक बहुत कॉमन कारण है। तो अगर किसी महिला में पीरियड के दौरान बीच में भी स्पॉटिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा दर्द रहता है नीचे, तो ये जो इन्फेक्शंस हैं ये पीरियड का अनियमितता तो पैदा करते हैं। इसके साथ ही इन कंडीशंस में जो ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, ये भी बंद हो सकती हैं। तो इन सब कंडीशंस के चलते भी महिला को निसंतानता हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं यानी माँ बनना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि आपको पीरियड अनियमित हैं, सही से नहीं आ रहे, तो डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें ताकि सही डायग्नोसिस बनाई जा सके और समय पर आपका इलाज हो सके। इस समय निसंतानता के लिए बहुत सारे तरीके के इलाज उपलब्ध हैं। तो जो सबसे पहला इलाज किसी महिला में किया जाता है वो होता है ओवुलेशन इंडक्शन। तो अगर महिला की ट्यूब्स ओपन होती हैं और अंडे अच्छी संख्या में हैं और कोई पुरुष फैक्टर नहीं है, मतलब पुरुष का जो सीमन एनालिसिस है वो नॉर्मल आई है, तो ऐसे में जो पहला स्टेप है वो ओवुलेशन इंडक्शन किया जा सकता है।
इसमें महिला को अंडे बनने की दवा दी जाती है और जब अंडा बन के तैयार हो जाता है तो या तो महिला पुरुष को साथ में रहने की सलाह दी जाती है या फिर आईयूआई की मदद ली जा सकती है। लेकिन अगर ओवुलेशन इंडक्शन और आईयूआई से आपको मदद नहीं मिल रही है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको निराश होना है। इस समय जो आईवीएफ की टेक्निक है, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसकी सफलता इस समय 75% तक भी अचीव कर ली गई है। जब आईवीएफ शुरू हुआ था, उस समय जो आईवीएफ की सक्सेस रेट थी मात्र 20-25% थी। लेकिन नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में इस समय जो सफलता है वो 75% से ज़्यादा तक भी अचीव की जा रही है। तो अगर आपको इन दोनों छोटे रास्तों से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो डेफ़िनेटली आईवीएफ की तरफ टाइम से बढ़ना चाहिए, ताकि आप सही समय पे माँ बन सकें। तो अगर आपको भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड या पीरियड में रेगुलरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ जो नंबर दिए हैं इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोगों से अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट मिल भी सकते हैं।